वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है बलूचिस्तान का असल मसला क्या है। इस पे तज्जिए के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, क्या हाल है जी आपका? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। इस वक्त शामी साहब हमारे पास लाइन पे मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ बलूचिस्तान जनाब आसिम कुर्द गेलू साहब। शामी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा एहसास महरूमी है बलूचिस्तान के लोगों को, तो आपकी नज़र में ये कैसे दूर हो सकती है? जो बलूचिस्तान का मसला है वो बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ जमहूरी अमल के बार बार ख़त्म होने की वजह से पैदा हुआ है कि 1973 का जब दस्तूर बना उसमें उस वक्त बलूचिस्तान की नुमाइंदगी थी नैब के पास। उसमें बलोच और पश्तून दोनों शामिल थे, बजिंजो थे, मरी थे और मैंगल थे। तो ये सारे लोग जो थे ये नैब में मौजूद थे और बुक्टी साहब भी मेरा ख्याल नेशनल असेंबली में थे उस वक्त, अगर मैं याद है तो। अच्छा, अब ये जिस वक्त दस्तूर बन गया, अब होना ये चाहिए था कि उस पर अमल होता और वो प्रोसेस चलता। फिर जो शिकायत पैदा होती, जो मुश्किलात होती, उसके मुताबिक कार्रवाई होती, तरमीम करते रहते, गुफ्तगू होती रहती, सलाह मशवरे होते रहते। तो जमहूरियत जब खत्म हुई, पहले तो भुट्टो साहब के दौर में एक मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया, फिर उसके बाद मार्शल लॉ लगा। मार्शल लॉ लगने से अगरचे इमीडिएट रिलीफ तो मिल गया बलोच लीडरों को और पश्तून लीडरों को कि जिनको हैदराबाद ट्रिब्यूनल में पकड़ा गया था उनको रिलीफ मिला और एक निस्बतन अमन का जमाना था जनरल ज़ियाउल हक का जो इब्तदाई दौर है। लेकिन उसके बाद फिर जो लंबा अरसा हुआ तो वो प्रोसेस रुक गया। अब हम गेलू साहब की तरफ चलेंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। गेलू साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप पिछले दौर में रेवेन्यू मिनिस्टर थे पिछली हुकूमत में और अब आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इतने अरबों रुपए के डेवलपमेंट फंड्स बलूचिस्तान को दिए गए और वहाँ पे काम हुआ, तो फिर भी लोगों में ये इतना एहसास महरूमी क्यों है? मोहतरमा साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे जो बलूचिस्तान के महरूमियाँ हैं वो तकरीबन आजकल के नहीं है, वो तकरीबन 62 ईयर्स के हैं। पसमानदा बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, बैकवर्ड सूबा है, नाखुनगी यहाँ जिक्र शरह काफ़ी है। अभी देखें हमारे सारे रोड अभी 62 साल गुजर गए हैं। 62 के साल के बाद भी हमारे जो अभी हमारा ग्वादर डीसी पोर्ट बना हुआ है जो फंक्शन नहीं हो रहा है, तो ये हमारे इंटर जो रोड्स है वो अंडर लिंक नहीं है। गेलू साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप बलूचिस्तान हुकूमत ने ये जो डेवोल्यूशन के जरिए ये लोकल गवर्नमेंट्स अभी आई थी 2001 में, इनको अपोज किया है और प्रेसिडेंट साहब को आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए बलूचिस्तान में, तो इसकी क्या वजह है? आप नहीं समझते कि आवाम की निचली सतह तक एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है? मोहतरमा, मैं आपको अर्ज करूँ, ये नए डिवोल्यूशन निज़ाम में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सेक्शन है बिल्कुल तबाह हो गई, क्योंकि हमारे पिछले जो डिस्ट्रिक्ट में जो एक डिप्टी कमिश्नर होता था और लॉ एंड ऑर्डर का सारा जिम्मेदार होता, अभी के हमारे डिस्ट्रिक्टों में लॉ एंड ऑर्डर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जब आप नाज़ुम को कहते हैं वो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास नहीं है, जब डीसीओ को गए वो बोलते हैं मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हूँ। इस तरह जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है इस सिस्टम में बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसीलिए सारे बलूचिस्तान के हमारे काबीना के ये फैसला था कि पुराने सिस्टम को बहाल किया जाए। आप ये मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा इशू एजुकेशन का भी है, तो इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इस दफ़ा भी हमने तकरीबन 6 इंटर कॉलेजों का नए कॉलेजों का कैंप का ऐलान किया। कुछ जो इंटर कॉलेज थे हमने उसने अपग्रेड करके डिग्री कॉलेज बनाए। इस दफ़ा हमारे जितने भी बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी आप देखिए हमने ग्वादर में भी यूनिवर्सिटी दिया है। बलूचिस्तान के दूसरे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है ज़ोब और किला सैफुल्ला वगैरह में। एक मतलब मैं आपको अर्ज करूँ, पसमानदगी की जो बुनियादी वजह है हमारे 62 सालों में से जो सही बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो से नहीं मिला है। मैं हकीकत आपको बोलूँ, जो हमारी एक मुंतशिर आबादी है,
अभी पंजाब में तो ये है कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी के एक गांव को बिजली देंगे तो 4 खंबे लगाएंगे, उसमें 400 घर आबाद होंगे। मगर हमारी मिसाल ये है कि अगर आप एक गांव को इलेक्ट्रिसिटी बिजली देंगे तो उसके लिए आपको 50 खंबे दे देंगे और वहाँ भी 10 घर होंगे। शामी साहब, आपने बहुत फेमिलियर हैं बलूचिस्तान से भी और बलूचिस्तान की हिस्ट्री से भी। आप क्या समझते हैं कि ये फंड्स का इतना बड़ा इशू क्यों है? बिकॉज फंड्स आते भी हैं लेकिन वो ठीक तरह यूज नहीं होते। एक तो बात वही बुनियादी है, रकबा बहुत ज्यादा है जी और आबादी कम है। देखिए, स्कैटर्ड आबादी है, मुंतशिर आबादी है, इसलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात ये खुद कह रहे हैं और मेरा ख्याल ये बात कही भी जाती है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो बलूचिस्तान में है। ये आम मशहूर है और जो हम सुनते हैं मुख्तलिफ लोगों से, बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों से भी। तीसरी बात, ये जो NFC अवार्ड की बात भी अभी ये कर रहे थे मिनिस्टर साहब, अब इनसे ये पूछना चाहिए कि ये क्या चाहते हैं। NFC अवार्ड जो है उसको कैसे बनना चाहिए, क्योंकि NFC अवार्ड तो सूबों के कंसेंसस से बनता है, यानी इंडिया में तो माहिरीन बनाते हैं उसको। पाकिस्तान में 1973 के दस्तूर में ये बात रखी गई कि सूबे जो हैं वो NFC अवार्ड बनाएंगे। ठीक है, और हर सूबे को वीटो हासिल है। तो गेलू साहब, आप यहाँ क्या कहेंगे कि NFC अवार्ड को कैसे बनना चाहिए? पहले तो मोहतरमा मैं शाबी साहब का एक पॉइंट का वो नुक्ते का जवाब देना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के कह रहे थे करप्शन है, बलूचिस्तान को फंड कितना मिल रहा है कि कितना करप्शन होगा। आप बताएं मुझे, 62 साल पहले गुजर गए और आने वाले वक्त में मजीद इस दफ़ा मैंने NEC के जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करे थे उसमें भी मैंने ये पॉइंट उठाया। 62 साल हमने पहले इंतजार किया, अभी इस एलोकेशन से जो पिछले दफा उन्होंने 8 बिलियन दिए, इस हिसाब से मजीद 22 साल और लगेंगे तो हमारे सड़कें हम तो नहीं दे सकें, हमारे बच्चे देख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिम कुर्द गेलू साहब फॉर बीइंग विद अस, बहुत मेहरबानी। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।